गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। टेंशन नहीं हो रही है ना? रिलैक्स करो अपना माइंड, शांत रहो। बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हो और आगे भी बहुत अच्छी होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम एक सैंपल पेपर। ठीक है? चलो ये एक सैंपल पेपर है, एक बार देख लो। ये 2025 का ही सैंपल पेपर है और इसी टाइप के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। इस पेपर में भी आप देखेंगे जो हमने टॉपिक्स किए हैं या जो एक तो सैंपल पेपर किया था ना, उसमें से भी कुछ क्वेश्चंस रिपीट हैं। चलो स्टार्ट करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, द करेक्ट बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये टॉपिक आ रहा है आपका कहाँ से बच्चे? बैलेंस केमिकल इक्वेशन, चैप्टर 1 से ही क्वेश्चन है ये। आपने कुछ रिएक्शन प्रैक्टिस करनी है बैलेंसिंग की। अगर बैलेंसिंग में डाउट हो रहा है तो आप मुझे कमेंट करिए। बैलेंसिंग में क्या करना है, ये एरो देख लेना है। इस एरो के इस साइड, लेफ्ट साइड और इस एरो के राइट साइड के जो भी एटम्स हैं, नंबर ऑफ एटम्स शुड बी इक्वल। ठीक है, क्योंकि जो मास है वो कंजर्व रहेगा। पहले भी और बाद में भी चेक करेंगे। किसको कैसे चेक करेंगे देखो, इसको चेक करने का तरीका क्या है। यहाँ देखो सी कितना है 1, एरो के पहले। एरो के बाद चेक करो C1। ठीक है। एच कितना है 4। इधर देखो कितना है 2 2 जा 4। करेक्ट है। ओ कितना है 2। इधर कितना है 2 यहाँ और 1 यहाँ। इसका मतलब ये वाला पार्ट रॉन्ग हो गया। सेकंड चेक करो C1, यहाँ पर C2 हो गया, पहले ही रॉन्ग हो गया। ठीक है, इसको एलिमिनेशन मेथड कहते हैं कि जो रॉन्ग होते जा रहे हैं उसको काटते जाओ। यहाँ देखो C1, यहाँ पर देखो C1। ठीक है। H कितनी हो गई 4, यहाँ देखो 2 2 जा 4। O कितनी हो गई 2 2 जा 4, यहाँ देखो यहाँ पर 2 और यहाँ पर कितनी हो गई 2। हाँ, देखो दोबारा चेक करो एक बार। C1 C1 H4, यहाँ पर भी 2 2 जा H4। हाँ ठीक है। यहाँ O कितनी हो गई 4, यहाँ पर कितनी है O, यहाँ पर O 2 है, केवल 2। ये रॉन्ग हो गया। यहाँ देखो C1, यहाँ पर भी C1। H4, यहाँ पर भी H4। O कितनी है 2 2 जा 4, यहाँ पर देखो 2 ये रही और 2 ये रही। कहाँ ये वाली कहाँ है बेटा? देखो अगर हमने यहाँ पर लिखा है ना H2O, H क्या हो रहा है ये H2O, और इसके स्टार्टिंग में आप कोई लेटर लिख देते हो, कोई नंबर लिख देते हो, तो वो दोनों के लिए एलिजिबल होगा, दोनों के लिए काउंट होगा, इसके लिए भी और इसके लिए भी। यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी हो गई 4, तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो पहली चीज आज जो आपने करना है वो क्या करना है, बैलेंसिंग। बैलेंसिंग के 4-5 इक्वेशन अच्छे से प्रैक्टिस करो। ठीक है, मुझे मैसेज में आप ड्रॉप कर दो ना, जो भी आप इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो, आप सॉल्व करके मुझे भेज दो वहां पर, तो मुझे आइडिया लग जाएगा कि आप कैसे कर रहे हो, या कोई मिस्टेक होगी तो वहां पर मैं आपको बता दूंगी, गाइड करूंगी। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है आपका। चलो क्वेश्चन देखिए, द वार्निंग साइन शो इन द गिवन फिगर मस्ट इनवेरिएबली बी डिस्प्लेड और पेस्टेड ऑन अ कंटेनर विच कंटेन्स हाइड्रोक्साइड ऑफ। यहाँ पर ये कहा गया है कि इस टाइप का एक सिंबल, वार्निंग साइन हमें पता लग जाता है, किसी न किसी चीज के पीछे बना होता है जो वार्निंग साइन होता है। तो ये एक यहाँ पर इतनी इंफॉर्मेशन हमें दे दी कि क्या है, ये एक हाइड्रोक्साइड है। बट पूछा गया है कि ये हाइड्रोक्साइड किसका है, एल्यूमिनियम का है, कैल्शियम का है, मैग्नीशियम का है या सोडियम का है। अब हमें नहीं पता किसका है। अब हमें ध्यान ये लगाना है कि अगर ये वार्निंग साइन है, इसका मतलब ये कोई स्ट्रॉन्ग चीज होगी। हाइड्रोक्साइड है यानी कि OH। हाइड्रोक्साइड क्या होता है OH, इसका मतलब कोई बेस हो गया। ठीक है। अब आप देखो इनमें से एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड, सोडियम का हाइड्रोक्साइड या मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड, इसमें से स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा है? क्योंकि जो भी स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगा वही हमारा डेंजरस होगा। तो इसमें जो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होता है वो होता है सोडियम का, सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, सोडियम का हाइड्रोक्साइड। बड़ी गड़बड़ हो रही है इसमें पेन में। चलो ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, Na। लिख ही नहीं पा रहा है पेन, एक सेकेंड बेटा। चलो अब ठीक है। NaOH है ना, इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा हमारा? NaOH, NaOH, NaOH। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। द ह्यूमन बॉडी, देखो द ह्यूमन बॉडी और द बॉडी ऑफ ह्यूमन बींग्स वर्क्स विद इन द pH रेंज ऑफ। जो ह्यूमन बॉडी है हमारी, देखो उसकी पर्टिकुलरली कोई pH वैल्यू होती है जिसपे हमारी बॉडी प्रॉपर काम करती है, एक्टिव होती है। तो वो होती है स्लाइटली बेसिक। याद रखना स्लाइटली बेसिक। तो न्यूट्रल कहाँ हो जाता है 7 पर, pH याद है ना आपको, 7 पर न्यूट्रल, बिलो 7 एसिडिक और अबव 7
बेसिक। तो स्लाइटली, व्हेन आई एम सेइंग स्लाइटली, इसका मतलब थोड़ी सी बेसिसिटी की तरफ होती है। तो इसका मतलब कहाँ से कहाँ तक काम करेगी? ये वाला 7 टू 7.8 की रेंज में हमारी जो बॉडी है इस पीएच पर काम करती है। या फिर यहाँ पर लिखा भी आ सकता था स्लाइटली बेसिक। तो दोनों ही चीजें आप नोट करना और ध्यान रखना इस चीज को। नेक्स्ट, एल्यूमिनियम पाउडर इज यूज्ड इन थर्मेट रिएक्शन। ये रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे याद है कि मैंने आपको बताया भी था कहीं पर किसी न किसी क्वेश्चन के साथ कि बेटा जो थर्मेट रिएक्शन है वो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप लोगों ने करनी है। ठीक है, थर्मेट रिएक्शन। तो यहाँ देखो अब क्या है, ये एल्यूमिनियम पाउडर इज यूज्ड इन थर्मेट वेल्डिंग। थर्मेट रिएक्शन का मतलब होता है एक ऐसी रिएक्शन जो वेल्डिंग में यूज होती है। जो वेल्डिंग देखा है ना आपने जो लोहे की चीजों को, आयरन ऑब्जेक्ट को जोड़ने के काम आता है, रेलवे ट्रैक को भी जोड़ने के काम आता है, वो होती है हमारी थर्मेट रिएक्शन। तो थर्मेट रिएक्शन, पहले तो ये देखो थर्मेट रिएक्शन क्या होती है। तो थर्मेट रिएक्शन नाम से आती है बेटा, और आपने थर्मेट रिएक्शन को याद भी करना है। तो एक बार देख लेते हैं थर्मेट रिएक्शन को भी। चलो यहीं पे बताते हैं आपको, ये खोल ही लेते हैं, मैंने आज स्टार्ट नहीं किया ये। एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। मैं पहले सोच रही थी स्टार्ट नहीं करने की जरूरत पड़ेगी, बट चले। तो अभी हम क्या बता रहे हैं बच्चे? थर्मेट रिएक्शन। ठीक है, ये है हमारी थर्मेट रिएक्शन। थर्मेट रिएक्शन का काम क्या है? ये वेल्डिंग में यूज होती है, वेल्डिंग में। क्या इसके साथ साथ ये भी पूछा जा सकता है, रेलवे ट्रैक इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट कर रही हूँ। रेलवे ट्रैक को जोड़ने में भी काम आती है। रिएक्शन याद रखना, रिएक्शन क्या होती है? Fe2O3। ठीक है, Fe2O3 को हम किसके साथ रिएक्शन कराते हैं? एल्यूमिनियम के साथ। और क्या बन जाता है? Fe बनता है प्लस Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये जो आयरन बना ना, ये मोल्टन आयरन होता है। मोल्टन आयरन का मतलब थोड़ा मेल्ट, पिघला हुआ आयरन। ठीक है, तो ये Fe2O3 की रिएक्शन होती है, जो किसके साथ हम कर रहे हैं? एल्यूमिनियम के साथ हम करते हैं, और हमें क्या मिल जाता है? मोल्टन आयरन। अब हम क्वेश्चन पर वापस चलते हैं। चलो क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं। एल्यूमिनियम पाउडर इज यूज इन थर्मेट वेल्डिंग। एल्यूमिनियम को जब हम यूज कर रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है? इट्स रिएक्शन विद आयरन इज हाईली एक्सोथर्मिक। क्या इस रिएक्शन के बाद बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट लिबरेट हो रही है? ऐसा कुछ नहीं है। हमें तो क्या मिला यहाँ पर? Al2O3 मिला और आयरन मिली मोल्टन स्टेट में। तो ये ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन देखो। नेक्स्ट ऑप्शन में क्या कह रहे हैं कि व्हेन इट इज हीटेड विद आयरन 3 ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड था ना Fe2O3, तो इसको आयरन 3 ऑक्साइड बोलते हैं। तो व्हेन इट इज हीटेड विद आयरन 3 ऑक्साइड, मोल्टन आयरन इज ऑब्टेन्ड। क्या मोल्टन आयरन हमें मिलता है? नेक्स्ट देखिए, मिल रहा था, ठीक बात है ये। अब नेक्स्ट देखिए क्या है इसमें। व्हेन इट इज हीटेड विद आयरन 3 ऑक्साइड, मोल्टन एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये मिलता है क्या हमें? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। देखो कितना कंफ्यूज करके क्वेश्चन दिया है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड नहीं मिलता है हमें मोल्टन स्टेट में। मोल्टन स्टेट में हमें क्या मिलता है? आयरन। बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ठीक है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। थर्ड, नेक्स्ट ऑप्शन पेपर देख लो। इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज लो एज कंपेयर टू आयरन एंड अ मोल्टन एलॉय ऑफ आयरन एंड एल्यूमिनियम इज फॉर्म। ये कह रहे हैं कि एलॉय मिल रहा है। एलॉय का मतलब कि आयरन और एल्यूमिनियम को मिलाकर कुछ और ही बन गया है, वो हमें मिल रहा है मोल्टन स्टेट में। नो, नहीं, हमें क्या मिल रहा था बेटा? इक्वेशन एक बार फिर से देख लेना कि ये हमें मिला है, क्या मिला है हमें? आयरन मिला है मोल्टन स्टेट में, राइट। तो हमने जब ये आयरन ऑक्साइड की, है ना, आयरन ऑक्साइड की जब हमने रिएक्शन एल्यूमिनियम के साथ कराई है, तो हमें एल्यूमिनियम का ऑक्साइड मिला और मोल्टन आयरन मिल गई। ये सिंपल इतनी सी इक्वेशन है और इंपॉर्टेंट भी बहुत है। चलिए नेक्स्ट देखिए, टू मेटल्स जिंक एंड टिन। अब ये क्वेश्चन देखना, ये मेटल नॉन मेटल का क्वेश्चन है और आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, बट देखो कितना घुमा के क्वेश्चन दिया है। टू मेटल जिंक एंड टिन आर डिसॉल्व सेपरेटली इन डेफिनेट प्रोपोर्शन इन मोल्टन कॉपर टू ऑब्टेन टू डिफरेंट एलॉयज रेस्पेक्टिवली नोन एज। घुमा दिया ना उन्होंने क्वेश्चन को। सिंपल क्वेश्चन पूछा है, अगर हम इसको ध्यान से देखें ना, कि इन्होंने कहा कि एक तो हमारे पास जिंक है, एक सेकंड, एक तो हमारे पास जिंक है ना, और एक हमारे पास क्या है? टिन। एक हमारे पास टिन है, टिन। ठीक है, दोनों के साथ ही क्या रिएक्शन कर रहा है? कॉपर। दोनों के साथ ही कौन रिएक्शन कर रहा है? कॉपर। अब हमें ये बताना था कि जब जिंक और कॉपर को हम मिला देते हैं तब क्या बन रहा है, और टिन और कॉपर को मिला दे रहे हैं तब क्या बन रहा है।
और देखो सिंपल क्वेश्चन था ये, हमने 9th क्लास में भी ये क्वेश्चन पढ़ा हुआ है। तो क्या बनता है बेटा, ये हमें मिलेगा ब्रास और ब्रॉन्ज, है ना? इसको मिला देंगे तो ब्रास, और टिन और कॉपर को मिलाएंगे तो ब्रॉन्ज। याद रखना, ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और रिपीट क्वेश्चन हुआ है ये, जो मुझे याद आ रहा है। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ये तो अच्छे से याद है ना कि गार्ड सेल, हमें पता है कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा ये तो गार्ड सेल कंट्रोल कर रहे हैं। अब इन्होंने भी कंफ्यूज कर दिया, ये देखो, ये भी हमारी पूरी इम्तिहान ले रहे हैं। दो में इन्होंने डाल दिया, यहाँ पर देखो गार्ड सेल, यहाँ पर भी देखो गार्ड सेल। अब क्या करोगे? टेम्परेचर गार्ड सेल का नहीं, वाटर, है ना? आंसर डी विल बी करेक्ट, ऑप्शन डी होगा इसका, क्योंकि गार्ड सेल वाटर की वजह से जो अपनी ओपनिंग एंड क्लोजिंग है उसको कंट्रोल कर पाती है। क्यों? क्योंकि वाटर ही है जो हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन मूव कर रहा है, जिसकी वजह से गार्ड सेल्स ओपन हो रही है और क्लोज हो रही है। तो ये ध्यान रखना, अमाउंट ऑफ वाटर। ये एग्जाम वाले सोच रहे हैं कि हम बहुत स्मार्ट हैं, लेकिन इनको नहीं पता कि बच्चे भी स्मार्ट हो गए हैं अब। चलो नेक्स्ट, ये क्वेश्चन देखो, मैंने ये क्वेश्चन कराया है, मुझे बहुत अच्छे से याद है, ये क्वेश्चन मैंने कराया और बार बार इसको हाईलाइट किया कि बेटा इंपॉर्टेंट है। वन सेल थिक ब्लड वेसल्स इज नोन एज, वन सेल थिक का मतलब, जब क्वेश्चन हमने किया था ना, उसमें वन सेल थिक की जगह आया हुआ था थिन। अब वन सेल थिक का मतलब एक सेल जितनी मोटी, इसका मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? बहुत पतली, है ना? कि बहुत पतली सेल की बात कर रहे हैं, बहुत थिन सेल की बात कर रहे हैं। और बहुत थिन सेल कौन सी होती है? हमारी कैपिलरी। ध्यान रखना, बहुत छोटी, बहुत पतली, यही एक ब्लड वेसल है हमारी, जो कैसी है? बहुत बहुत नैरो है। अदरवाइज हम बात करें आर्टरीज की, है ना? आर्टरीज की वॉल्स कैसी होती हैं? बहुत थिक होती हैं। वेन्स की वॉल्स कम होती हैं, वेन्स में वॉल्व्स मिलते हैं जो बैक फ्लो ऑफ ब्लड को प्रिवेंट कर रहे हैं। कुछ कुछ चीजें हैं जो रिपीट हो रही हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, ऑब्जर्व द गिवन फिगर ए एंड बी व्हेन छुई मुई, छुई मुई टच मी नॉट प्लांट को बोलते हैं। छुई मुई जो सेंसिटिव प्लांट है, जैसे उसको टच करते हैं ना तो ये अपनी लीव्स को कर्ल कर लेती हैं, फोल्ड हो जाती हैं। अब बात ये तो दे देते कि ऐसा कौन सा प्लांट है जिसकी लीफ को टच करो तो वो बंद हो जाती है, तो हम बता देते टच मी नॉट, या मिमोसा भी बोलते हैं इस प्लांट को, या छुई मुई। बट क्यों हो रही है? इन्होंने आगे रीजन पूछ लिया है कि क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं बच्चे, कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ रहे हैं। तो क्यों फोल्ड कर लेती हैं? ये कर लेती हैं क्योंकि बच्चे इनमें अमाउंट जो है वाटर सेल का वो चेंज हो जाता है। इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इनकी जो लीव्स होती है ना उसमें वाटर वाटर मींस वाटर का अमाउंट होता है, वाटर कंटेंट होता है। जैसे आप उसको टच करोगे ना, वो बैक साइड आना शुरू हो जाता है और लीव अपने आप को कर्ल कर लेती हैं। तो जो वाटर का अमाउंट है उनकी सेल में वो चेंज हो जाता है, उस वजह से ये कर्ल हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रायोफाइलम प्रोड्यूस न्यू प्लांट थ्रू, ये मैंने कल ही पढ़ाया है आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप में। ब्रायोफाइलम, ब्रायोफाइलम क्या होता है? ब्रायोफाइलम ना एक, हाँ, ब्रायोफाइलम, चलिए देखते हैं। ब्रायोफाइलम एक लीफ होती है, क्या हुआ अब इसको? ब्रायोफाइलम एक लीफ है बेटा, उस लीफ की नोच पर एक छोटी सी ऐसी छोटी सी लीफ और निकल आती है, बड जैसी। अब इसी पत्ती को हम तोड़ें, इसको सॉइल में मतलब सॉइल में डाल दें, तो थोड़े दिन में ये ब्रायोफाइलम का नया पौधा बना देती है। ये था ब्रायोफाइलम। तो अब यहाँ देखो, एपिकल बड, तो बड नहीं निकलती, है ना? बड नहीं आती है। वेजिटेटिव बड प्रोड्यूस, एपिकल बर्ड का मतलब बेटा उसके बिल्कुल टॉप पर निकल कर आ गई हूँ, तो ऐसा नहीं होता, टॉप पर कोई ऐसी बर्ड निकल के नहीं आ रही है। वेजिटेटिव बर्ड प्रोड्यूस इन द नॉच ऑफ द लीफ, हाँ, तो जो लीफ की नॉच होती है, मार्जिन होती है, वहां पर ये छोटी सी बर्ड की तरह छोटी सी लीफ निकल आती है जो नया पौधा बनाती है। तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन अ सेल डिवीजन इज हाफ, ये क्वेश्चन भी कल कराया मैंने आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे, कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है किसी सेल डिवीजन में वो हाफ हो जाते हैं। कब होते हैं हाफ? जब गैमेट फॉर्मेशन होता है ना? जब गैमेट बनते हैं तभी क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है और उसी को हम बोलते हैं गैमेट। अब यहाँ देखो, दिस काइंड ऑफ सेल डिवीजन इज ऑब्जर्व्ड इन, अब कहाँ होते हैं ये? कहाँ होते होंगे? गैमेट फॉर्मेशन कहाँ होती है? गैमेट फॉर्मेशन होती है हमारी ओवरीज में और टेस्टीज में, ठीक है? क्योंकि ओवरी होती है, ओवरी से ही एग प्रोड्यूस होगा और टेस्टीज से स्पर्म प्रोड्यूस होगा, तो गैमेट फॉर्मेशन भी कहाँ होगी? यहीं पर जाकर होगी, ओवरीज और टेस्टीज में। चलिए, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। नहीं आ रहे हो, कुछ डाउट हो तो मुझे प्लीज कमेंट करना। नेक्स्ट देखेंगे, इफ द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू मीडिया एक्स और वाई 6/5 and 4/3 respectively, then the refractive index of y with respect to x will be, ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्वेश्चन। कल किसी बच्चे का मैसेज भी था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कुछ क्वेश्चन करा दीजिए। चलो तो देख भी लो एक बार। ये बात कर रहे हैं हम किसकी? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम इस तरह से
डिनोट करते हैं। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है किसका, चेक कर लो क्वेश्चन, एक सेकेंड। देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, y का विद रेस्पेक्ट टू x। तो जिसको रेस्पेक्ट टू है उसको हम नीचे लिख देंगे, विद रेस्पेक्ट टू x, किसका, y का। अब कैसे निकालेंगे, देखो वैल्यूज, वैल्यूज दी होंगी, क्या वैल्यूज दी है, 6/5 एंड 4/3, बस 4 रखो। एक सेकेंड, कहाँ गया, 6/5 एंड 4 और 3, 4/3। ठीक है, तो करिए वैल्यूज, 4/3/6/5। ठीक है, ये वैल्यूज हमें दी हुई हैं। तो अब क्या करेंगे, आप जब इस तरह से डिवाइड हो जाते हैं ना, इन दोनों को एक साथ रखो, बीच बीच वालों को, और कॉर्नर कॉर्नर वालों को साथ में रखो। क्या होगा, 4/5/3/6। तो 2 2 4, 2 3 6, तो ये कितना हो जाएगा, 10/9। ये आ जाएगा आपका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 10/9। इस तरह से क्वेश्चन निकल जाते हैं। ये समझ में आया ना आपको कि हमने क्या किया है, देखो x, अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन जो आपको होनी थी, देखो x और y है, आप कहोगे कि x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है, हमें कैसे पता किसको ऊपर रखना है किसको नीचे रखना है ना। अब मैंने क्या किया, मैंने आप यहाँ पर उल्टा रखा है, 4/3 पहले रखा, 6/5 नीचे रखा। आप देखो क्वेश्चन में, यहाँ मैंने 4/3 पहले रखा, 6/5 बाद में रखा। क्यों रखा, क्योंकि बेटा इसमें जो पूछा है, इसमें जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पूछा है, हमें x का पूछा, मींस y का पूछा है विद रेस्पेक्ट टू x। और बार बार मैं कह रही हूं, जिसके साथ रेस्पेक्ट टू आए उसको हमें नीचे लिखना है। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू, जिसका जिसके रेस्पेक्ट में निकालना है उसको हम नीचे रखेंगे, दूसरे वाले को ऊपर रखेंगे। तो यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमने x की वैल्यू को नीचे रखा, 6/5 को नीचे रखा है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। देखो क्या बात की है इन्होंने, ऑब्जेक्ट की बाट की है। ऑब्जेक्ट कितना दे दिया, 30 सेंटीमीटर। अब यहीं से ध्यान देना कि ऑब्जेक्ट दिया है 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ कॉनकेव मिरर, एंड इट्स रियल एंड इन्वर्टेड, एंड इट इज फॉर्म्ड 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। देखो ऑब्जेक्ट दे दिया, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस u दे दिया 30 और v दे दिया 60। आपसे क्या पूछा है, f। तो u कितना है 30 और v 60। चलो एक बार देखते हैं इसको भी, देखना u कितना है 30, v कितना है 60, f हमें फाइंड आउट करनी है। मिरर कौन सा है, कॉनकेव। ठीक है, कॉनकेव। तो हमने बना लिया कॉनकेव मिरर, ये रहा कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट भी यहीं पर कह रहे हैं u, और v भी इधर ही कह रहे हैं, क्योंकि कह रहे हैं ना मिरर के सामने इमेज बन रही है। कार्टेशियन प्लेन बनाओ जरा, तो आप देखो इस साइड क्या होगा, सारी पॉजिटिव वैल्यू, इस साइड क्या होगा, सारी नेगेटिव वैल्यू। यहां से हमें क्या पता लगा, यहां से हमें ये पता लगा कि u भी माइनस का होगा और v भी माइनस का होगा। ऑब्जेक्ट और ये इमेज कैसी होंगी, माइनस की होंगी। अब बस कुछ नहीं करना, अब सिंपल हम क्या करेंगे, हम फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला कर लो, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। कॉनकेव मिरर है, लेंस होता तो माइनस लगा देते। ठीक है, 1/f इक्वल्स टू 1/v कितना हो गया, माइनस का 60, प्लस प्लस माइनस माइनस u क्योंकि माइनस का है तो माइनस 30 कर दो। ठीक है, करो सॉल्व। 1/f इक्वल्स टू कितना आ गया, एलसीएम 60 है ना, यहाँ पर कितना बचा, माइनस का 1, 32 जा 60 माइनस का 2, कितना आ गया आपका f, माइनस का 3/60। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, कितना आ गया, ओ ये 1/f चल रहा है भाई, 1/f। तो 1/f कितना आया हमारा, -1/20। इसकी कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, f कितना आ गया, -20 सेंटीमीटर। आंसर। तो कुछ नहीं करना बच्चे, सिर्फ हमें ये वैल्यू समझ में आनी चाहिए कि माइनस प्लस कैसे लगेगा। माइनस प्लस के लिए हमें ये एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस वाली चीजें पता है कि एक्स एक्सेस कहाँ होगा, वाई एक्सेस कहाँ होगा। इधर सारी पॉजिटिव वैल्यू आएंगी, इधर सारी नेगेटिव आएंगी, ऊपर सारी पॉजिटिव वैल्यू आएंगी और नीचे सारी नेगेटिव वैल्यू आएंगी। इस तरह से हम u और v की वैल्यूज में साइन, पहले सबसे पहले साइन लगाना है हमें, उसके बाद ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। फॉर्मूला लगाएंगे और सिंपल वैल्यूज पुट करेंगे। एलसीएम लेना आपको आना चाहिए, क्योंकि सारा खेल इसमें एलसीएम का है। एलसीएम गड़बड़ कर दोगे तो क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चे, इसका आंसर आ जाएगा हमारा -20 सेंटीमीटर। ठीक है,
अब देखो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्वेश्चन मैंने कराया, आप कहोगे सारे क्वेश्चन मैम कह रही है मैंने कराए हैं, तो सच्ची में मैंने कराए हैं, सच्ची में कराए हैं, कल आप चेक कर लो वीडियोस। अब मेरे पास तो प्रूफ भी हो गया ना कि मैंने तो कराए हैं। चलो देखो ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था और ये डायग्राम ड्रॉ करने के लिए भी आता है, इंपॉर्टेंट है। ये किस तरह से आता है, यहाँ पर जो आपको दे रखा है ना बेटा, ये एंगल ऑफ डेविएशन का दे रखा है प्रिज्म का। इसी तरह से एक आपका ग्लास स्लैब का भी है, तो दो डायग्राम है, प्लीज इसको प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब और रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन, दोनों डायग्राम आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। अब देखो क्या पूछा है इसमें, इन द गिवन फिगर द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ डेविएशन आर। कितना सिंपल क्वेश्चन दे दिया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन क्या है। चलो देख लेते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, जो आने वाली जो रे है वो एंगल बनाती है। आने वाली रे देखो कहाँ है, यहाँ आने वाली रे हमारी ये आ रही है, ये आ गई। ठीक है, ये आ रही है। अब किसके साथ बना रही है एंगल, देखो ये दो एंगल बन रहे हैं, एक एंगल तो ये बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है। बताओ कौन सा लगाओगे, एंगल वन। क्यों, क्योंकि नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है, तो इंसिडेंस रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी उसको कंसीडर करेंगे। तो एक पहला तो आंसर आ गया हमारा वन का। ठीक है, वन। चलो अब हमें देखना है एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, चलो तो एंगल ऑफ डेविएशन याद कराते हूँ आपको। ये लाइट रे आ रही थी, इसको हटा देते हैं। एक सेकेंड भाई, समझ में तभी आएगा, थोड़ा सा इसको क्लीन करते हैं। चलो अब एंगल ऑफ डेविएशन क्या था बेटा, ये लाइट रे आई आपकी, ये वाली, ये आ रही है ना, कायदे से इसको ऐसे चले जाना चाहिए था। ठीक है, बट क्योंकि रिफ्रैक्शन हुआ तो ये कहां से गई, यहां से गई अंत में। कैसे गई यहां से, भाई ये क्या कर दिया आपने, देखो ये आ रही थी, ये डेविएट हो गई और उसके बाद फिर ये निकल गई। तो जाना तो इसको इस तरह से था येलो लाइन के जैसे, लेकिन गई कैसे, ये ग्रीन। अब हमने जब इसको देखा पीछे ड्रॉ 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 करके, तो हमें पता लगा कि भाई ये तो इस एंगल से डेविएट हो गई। तो डेविएशन का एंगल ये बनेगा एंगल 6। ठीक है, एंगल 6। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 और 6। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा 1 और 6। दोबारा अगर समझ में नहीं आया तो बस देख लो एक बार और, क्योंकि बेटा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये। एक बार दोबारा समझ लो फटाफट से। ये लाइट रे आ रही थी, इसको ऐसे जाना चाहिए था, सीधा। ये भी थोड़ी सही है। चलो देखो ये लाइट रे आई। ओहो, पीडीएफ पे तो ये पेन बड़ा परेशान ही कर रहा है भाई। देखो ये लाइट रे सीधी आ गई और ये ऐसे जानी चाहिए थी, इस तरीके से। बट एक्चुअली में जब ये गई तो ये ऐसे आके इधर मुड़ी और ऐसे निकल गई। तो जब हम इसको पीछे मिला रहे हैं, इसको जब हम पीछे लेकर जा रहे हैं, तो हमें ये पता लग रहा है क्या हो रहा है इस से, कि इतने एंगल से डेविएट हो गई। ठीक है, तो जो एक्चुअली में गई है और जहां जाना चाहिए था, जब उसको पीछे ड्रॉ करेंगे मिलाएंगे तो हमें पता लगेगा कि वो कितना एंगल बना के अपने रास्ते से भटक गई है, डेविएट हो गई है। तो उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। तो 1 और 6 इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू अ पावर सप्लाई। कितनी पावर सप्लाई है, 220 वोल्ट, 220 वोल्ट की पावर सप्लाई, इसका मतलब वोल्टेज दे दिया। इफ द करंट इज ड्रॉन बाय द बल्ब फ्रॉम द सप्लाई इज 500 MA, MA मतलब मिली एम्पियर। आपसे क्या पूछा है, पावर। तो बेटा पावर का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। पावर का फॉर्मूला, पावर का फॉर्मूला होता है P इक्वल्स टू VI। ठीक है, P इक्वल्स टू VI। यहाँ पर हमें क्या दिया है, V दिया हुआ है, कितना दिया था, वोल्ट। कितने वोल्ट दिया था, आई गेस 220 था, 220 वोल्ट और 500। ठीक है, तो ये हमें दिया था 220 वोल्ट का। ठीक है, और करंट, आई मींस करंट, करंट हमें कितनी दी है, 500 मिली एम्पियर। ठीक है, हमें लेना किस में होता है, एम्पियर में। पी हमसे कहा है कैलकुलेट करो। मैं बताया ना, हमेशा पहले जो गिवन है वो लिखेंगे, उसके बाद हम फॉर्मूला लगाएंगे और उसके बाद वैल्यूज पुट करेंगे। करिए, पी हमें फाइंड आउट करना है, वी कितना है 220, आई कितना है 500। अब मिली एम्पियर के एम्पियर बनाने के लिए हम 1000 से करेंगे डिवाइड। अब ये हो जाएगा एम्पियर। कर दो, 3 जीरो से इसकी 3 जीरो कट कर दो, कितना आया, 5 टू ज 10, 5 टू ज 10 और 1 11। तो ये हमारा कितना आ गया, पी, पी आ गया हमारा 110।
P आ गया 110 और पावर की यूनिट क्या है? वाट, W। तो इस तरह से ये एक फॉर्मूला याद करो, ये एक फॉर्मूला पावर का फॉर्मूला है और इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स आते हैं। आते हैं तो मैं कहूंगी, क्यों कहूंगी भाई, आप कर ही रहे हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसका मतलब तो ये क्वेश्चन वही हैं जो आए हुए हैं। तो आंसर क्या हो गया इसका? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, four identical resistors of 12 ohm each are connected in series to form a square ABCD as shown in the figure. Resistance of a network between the 2.1 and 2। अच्छा ठीक है, 2 पॉइंट दे रखे हैं इन्होंने 1 एंड 2, उन दोनों के बीच का हमसे क्या पूछा? रेजिस्टेंस पूछा है। देख लेते हैं कैसे निकलेगा एक बार। ये थोड़ा सा ड्रॉ करना पड़ेगा भाई, देखना। हमसे कहा है कि इस तरह से ना रेजिस्टेंस रजिस्टर्स लगे हुए हैं, ये लगे हुए, और सबके सब कैसे हैं? 12 ओम के हैं। ये भी 12 ओम, ये भी 12 ओम और ये भी 12 ओम। यहां पर इन्होंने कहा कि ये है हमारा पॉइंट 1 और पॉइंट 2, और हमसे क्या कहा है? हमसे कहा है एक, हमसे कहा है कि भाई पॉइंट 1 और पॉइंट 2 के बीच के, पॉइंट 1 और पॉइंट 2 के बीच के आप वो निकाल दो रेजिस्टेंस। हमसे आर कहा है, कैलकुलेट करो कौन सा आर? जो पॉइंट 1, ठीक है, और पॉइंट 2 के बीच में हो, ये बात कही है। अब देखेंगे पॉइंट 1 और पॉइंट 2 के बीच में एक तो ये रहा, तो पहला रेजिस्टेंस तो हमारा कितना आ गया? R1 12 ओम। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो बेटा, तो इसमें एक और रास्ते से भी तो जा सकते थे 1 से 2 में। हमें सिर्फ रास्ते ढूंढने हैं 1 से 2 तक जाने का। शॉर्टकट तो ये था, सीधा सीधा चले गए। एक ये भी तो है, हम यहाँ से ऐसे ऐसे करके भी तो जा सकते हैं, ये भी तो एक रास्ता है। तो अब ये भी है, ठीक है, तो अब आप R2 निकाल सकते हो। R2 क्या हो जाएगा? है ना, ये देखो 3 ओम, 3 रेजिस्टर्स हैं, तो R1 प्लस R2 प्लस R3, इसका मतलब 12 प्लस 12 प्लस 12 दैट इज 36 ओम। ठीक है, अब क्या हुआ? अब इन तीनों को जब हमने कंबाइन कर दिया, तो अब ये डायग्राम कैसा हो गया? अब ये डायग्राम इस तरह का हो गया, एक ये रेजिस्टेंस और इसके साथ एक ये रेजिस्टेंस। ये वाला तो 12 ओम का हो गया और ये वाला 36। हमें निकालना तो एक है ना। अब आप ध्यान से देखो ये कैसे हो गए आपस में पैरेलल। अब हमें टोटल आर निकालना है, 1/R1 प्लस 1/R2 को कैलकुलेट करके। R1 कितना था? 12 और R2 कितना निकाला? 36। एलसीएम देखो, हर क्वेश्चन में एलसीएम आ रहा है, तो एलसीएम की प्रैक्टिस कर लेना भाई, जिसके गड़बड़ होते हैं एलसीएम। ये हो गया 36 एलसीएम। हाँ कट करो, 12 3 जा 36 प्लस 1, ये आ गया आपका कितना? 4/36। कितना आ रहा है? 1/R इक्वल्स टू 4/36। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आर की वैल्यू कितनी आ गई? 36/4। ठीक है, देखो 4 1 4, 4 9 36, तो आर कितना आ गया? 9 ओम। ठीक है, 9 ओम। दोबारा समझ लेना एक बार बेटा। देखो इन्होंने कहा कि क्वेश्चन एक बार देखो पहले फटाफट से। क्वेश्चन क्या कहा क्वेश्चन में? कि आपको एक रेजिस्टर्स दिए हुए हैं 12 ओम के, कनेक्टेड है सीरीज में, और एक स्क्वायर बना रहे हैं एबीसीडी। ठीक है, आपने क्या निकालना है? आपने रेजिस्टेंस निकालना है पॉइंट 1 और 2 के बीच का। ये है पॉइंट 1, ये है पॉइंट 2। एक बार तो सीधा सीधा हम यहाँ से चले गए, एक रेजिस्टेंस तो हो गया 12, दूसरा रास्ता था हम ऐसे चले गए। तो इन तीनों को जब हमने सीरीज में लगाया तो दूसरा कितना हो गया हमारा? दूसरा हो गया R2 36। ठीक है, अब ये मैंने आपको बताया कि बेटा ये जब इस दूसरे रास्ते से हम जा रहे हैं ना, तो ये कैसा डायग्राम हो गया हमारा? इस तरह का डायग्राम हो गया कि एक और दूसरा दोनों आपस में पैरेलल। तो हम नेक्स्ट फॉर्मूला लगाएंगे, पैरेलल वाले फॉर्मूले से इसको सॉल्व करेंगे। R1 प्लस R2, तो 12 और 36 रख के एलसीएम लिया हमने, और हमारा कितना आ गया टोटल रेजिस्टेंस? 9 ओम का। तो इस तरह के ये क्वेश्चन आ जाते हैं। थोड़ा सा ये अच्छा क्वेश्चन था, ट्रिकी क्वेश्चन था। नेक्स्ट देख लो, क्वेश्चन नंबर 16। आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग अ ग्रुप कंटेनिंग ऑल नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जो जल्दी से डिग्रेड नहीं होते, बहुत सालों सालों तक ऐसे ही एटमॉस्फेयर में पड़े रहते हैं। ठीक है, जिनकी वजह से प्लास्टिक का यूज करना भी बैन हो गया, पेपर बैग्स यूज करने के लिए आपको बोला जाता है। तो ये लेदर हुआ, तो ये चीजें क्या होती है बच्चे, ये बहुत आसानी से, एक मिनट सॉरी, बहुत जल्दी से डिग्रेड नहीं होती।
कहाँ गए? हाँ, ये रहा। तो आप बताइए इसमें से क्या क्वेश्चन हो सकता है? क्या जल्दी हमारा ये क्या है? आइडेंटिफाई द फॉलोइंग ऑल नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, जिसमें सारे के सारे नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस हैं। कॉटन, वुड, नायलॉन, लेदर, सिल्क, वूल, ये डीडीटी, पॉलिस्टर और ग्लास। ये इसका करेक्ट आएगा बच्चे, ये डीडीटी जो पेस्टिसाइड है, ये पॉलिस्टर और ये ग्लास है ना, ये है जो बहुत जल्दी डिग्रेड नहीं होंगे, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, फटाफट से इसको कंप्लीट करेंगे। चलो नेक्स्ट असर्शन, द मेटल्स हाई अप इन द रिएक्टिविटी सीरीज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड देयर कंपाउंड बाय हीटिंग विद कार्बन। बात ठीक है ये। अब कैसे मुझे पता? देखो रिएक्टिविटी याद रखो, रिएक्टिविटी सीरीज में मैंने आपको बताया था कि जो हाईली रिएक्टिव है ना मेटल्स, उनको इलेक्ट्रोलाइसिस करके हम सेपरेट कर लेते हैं। जो मॉडरेट है उनको हम क्या करते हैं, उनको हम कार्बन के साथ हीट अप करते हैं, जिससे वो कार्बन के कंपाउंड बना लेते हैं, क्योंकि कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ठीक है ये कि ये नहीं करता है, कार्बन के साथ रिएक्शन करके नहीं सेपरेट हो रहा। नेक्स्ट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैन ऑल्सो बी यूज टू ऑब्टेन मेटल, कि अगर कोई मेटल को हमें ऑब्टेन करना है तो हम क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की हेल्प से ऑब्टेन कर लेंगे। हाँ कर सकते हैं ऑब्टेन, बिल्कुल कर सकते हैं मेटल को। हमने मेटल की रिएक्शन देखी है, आयरन की रिएक्शन भी देखी है, जिसमें आयरन हमारा सेपरेट हो जाता है या कॉपर हमारा सेपरेट हो जाता है, तो कर सकते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आप याद करो ना, हमारा CuSO4 था प्लस Fe है, तो Cu अलग हो जाएगा, Fe रिएक्शन कर लेगा, FeSO4 बनाएगा, कॉपर अलग निकल जाएगा। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से बात ठीक है, मेटल हम ऑब्टेन कर लेते हैं, बट आपस में कनेक्ट नहीं हो रहा। रिएक्टिविटी सीरीज को हम कार्बन के साथ यूज करके हम क्या क्या है, रुको, द मेटल हाई अप इन द रिएक्टिविटी सीरीज कैन नॉट बी ऑब्टेन, यस। तो कार्बन के साथ रिएक्शन करा के हम मेटल को ऑब्टेन नहीं कर सकते, बट इसका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, बट दोनों बातें सही हैं। द ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने की जरूरत है, कंफ्यूजिंग तो है थोड़े, बट अच्छे क्वेश्चन हैं ये। देखो नेक्स्ट, अ मैंगो सीड विल जर्मिनेट टू फॉर्म अ मैंगो ट्री। ठीक बात है एकदम, कि भाई मैंगो का पौधा है तो जर्मिनेट करेंगे तो मैंगो का ट्री बनेगा। नेक्स्ट, हेरिडिटी डिटरमाइन द प्रोसेस बाय विच ट्रेट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स आर रिलायबली इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, कि जो कैरेक्टर्स बच्चों में जाएंगे वो कौन डिसाइड करेगा? पेरेंट्स। तो बिल्कुल ठीक बात है, इसीलिए ही तो मैंगो के सीड से मैंगो बना, है ना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ए, क्योंकि मैंगो के सीड में पेरेंट्स के कैरेक्टर हैं, तो वो मैंगो अपने पेरेंट प्लांट की तरह बन जाएगा। नेक्स्ट देखो, असर्शन, नाइक्रोम इज एन एलॉय व्हिच इज कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस, जैसे इलेक्ट्रिक आयरन टोस्टर्स। देखो नाइक्रोम एक ऐसा एलॉय है जो बहुत गर्म करने के लिए चीजों में यूज करना पड़ कि मीन्स यूज किया जाता है, जैसे आपका आयरन हो गया, प्रेस करते हो उसमें हो गया, हीटर में हो गया, रॉड हो गई, इनमें नाइक्रोम लगा होता है। क्यों लगा होता है? क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होती है। रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो क्या करेगा, वो करंट को बहुत ज्यादा रोकेगा। करंट को जो जितना ज्यादा रोकेगा उतना प्रेशर लगाएगा, उतना ही ज्यादा हीटअप हो जाएगा। तो कोई भी चीज अगर गर्म हो रही है, इसका मतलब उसका रेजिस्टेंस कैसा है? ज्यादा है। ठीक है, उसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। ठीक है, अब यहीं पर देखो, ये बात तो समझ में आ गई, असर्शन करेक्ट हो गया। रीजन देखते हैं, द रेजिस्टिविटी ऑफ नाइक्रोम इज हाई। ठीक है, इतनी बात। एंड इट्स रेजिस्टेंस डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, यही गड़बड़ कर दिया। टेम्परेचर इंक्रीज करने से इसका रेजिस्टेंस घटता है, बात ही खत्म हो गई। बच्चे अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया और इसका रेजिस्टेंस खत्म हो गया तो गर्म ही नहीं होगा। मैंने अभी बताया ना, कोई भी चीज गर्म क्यों हो रही है? जब उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। ठीक है, ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, ज्यादा गर्म होगा, है ना। तो तभी कोई भी चीज गर्म हो पाएगी। तो इसका रीजन रॉन्ग है, इसका असर्शन करेक्ट है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस याद रखना, रेजिस्टेंस का मतलब किसी भी चीज को रेजिस्ट करना, रोकना। जो जितना ज्यादा रोकेगा वो उतना जल्दी गर्म भी होगा, उतना ज्यादा गर्म होगा। तो टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस डिक्रीज नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखो, 20th क्वेश्चन, एनिमल्स विल नॉट गेट एनर्जी इफ दे ईट कोल एज अ फूड। अगर वो कोयला मीन्स कोल का कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं तो उनका, ठीक है, उनको एनर्जी नहीं मिलेगी, बिकॉज
देखो नेक्स्ट क्या, स्पेसिफिक एंजाइम्स आर नीडेड फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ अ पर्टिकुलर फूड। ये बात ठीक है कि एंजाइम्स चाहिए ब्रेक डाउन करने के लिए किसी भी पर्टिकुलर खाने को। अगर आप जैसे कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं तो है ना सलाइवरी एमाइलेज हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन कर रहा है। ऐसे ही अगर हम प्रोटीन खा रहे हैं तो प्रोटीन को जो ब्रेक डाउन करता है हमारे पास, वो प्रोटीन का ब्रेक डाउन करने के लिए पेप्सिन है ना। ऐसे ही बाइल जूस है जो फैट का ब्रेक डाउन करता है। तो वी हैव डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम टू ब्रेक डाउन ऑफ पर्टिकुलर फूड। तो ये भी दोनों बातें ठीक हैं आपकी कि एनिमल्स को प्रॉपर एनर्जी नहीं मिलेगी अगर वो कोल खा रहे हैं अपने फूड में। क्यों? क्योंकि स्पेसिफिक एंजाइम नहीं है उसको ब्रेक डाउन करके एनर्जी में डिवाइड करने के लिए। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। ठीक है, एक आधा क्वेश्चन और कर ले। आई थिंक इतना ही टाइम हो गया। चलो एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं फिर बंद करेंगे इसको। कॉमन प्रैक्टिस, सिल्वर इज रिकवर्ड फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन बाय यूज ऑफ कॉपर मेटल। ये क्या कह रहे हैं कि कॉपर का यूज किया हमने सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के साथ। तो सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला लिख लो। सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या है? AgNO3। सिल्वर नाइट्रेट, इसकी रिएक्शन किसके साथ कर रहे हैं? कॉपर के साथ कह रहे हैं, कॉपर के साथ कर लो। तो सिल्वर इज रिकवर्ड फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट, ये कह रहे हैं सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में से कॉपर के साथ रिएक्शन कराई हमने तो हमें क्या मिला? तो हमें सिल्वर मिल गया। इतनी रिएक्शन तो हमें समझ आ गई। अब देखो ना, यहां से सिल्वर हटा दो, बचा क्या? Cu और NO3। ठीक है, तो Cu और NO3 की रिएक्शन हो जाएगी, क्या बन जाएगा? कॉपर का नाइट्रेट, CuNO3 होल ट्वाइस, क्योंकि कॉपर की वैलेंसी 2 होती है, किसके नीचे आ जाएगी? NO3 के। ठीक है, तो ये बन गया कॉपर का नाइट्रेट। ये हो गई बात खत्म। नेक्स्ट देखिए, नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन दैट टेक प्लेस इन द प्रोसेस एंड गिव द केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन तो हमने लिख दिया, टाइप ऑफ रिएक्शन भी पूछा है। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना, कभी कभी पॉइंट की बात छोटी छोटी चीजें कह देते हैं और हमारा स्किप हो जाता है और आधा नंबर एक नंबर कट जाता है। तो एक ही क्वेश्चन में देखो आपसे दो चीजें पूछ ली हैं इन्होंने, रिएक्शन भी और टाइप भी। अब रिएक्शन देखो ना, ये कॉपर था, यहाँ पर कॉपर अलग था, यहाँ पर सिल्वर अलग हो गया। यहाँ पर सिल्वर का नाइट्रेट था, यहाँ कॉपर का नाइट्रेट हो गया। कौन सी रिएक्शन हो गई? डिस्प्लेसमेंट, बिल्कुल। अब मुझे लग रहा है कि पढ़ रहे हो क्योंकि थोड़े थोड़े आंसर्स करने लग पड़े हो, है ना। तो कौन सी रिएक्शन हो गई? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेम द मेथड यूज्ड फॉर रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर। सिल्वर की रिफाइनिंग, सिल्वर को कैसे हम रिफाइन कर पाएंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग से। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, है ना, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग से हम सिल्वर को अलग कर पाते हैं। नेक्स्ट देखो, सिलेक्ट द फॉलोइंग, सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग द मेंबर्स ऑफ सेम होमोलोगस सीरीज। सेम होमोलोगस सीरीज की बात कर रहे हैं तो हमें क्या देखना है? हमें फंक्शनल ग्रुप देख लेने हैं। देखो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पर? लास्ट में CHO। CHO का मतलब एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, यहाँ पर देखो ये बीच में लग रहा है ग्रुप, कौन सा ग्रुप है? ये कीटोन ग्रुप, CO कीटोन ग्रुप होता है। यहाँ देख लो ये कौन सा लगा हुआ है हमारा लास्ट में? COOH। एक सेकेंड, COOH, है ना। COOH कौन सा ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। यहाँ पर देखो CHO, तो कौन सा सेम हो गया? इसका हमारा फर्स्ट और फोर्थ, तो ये वाला और ये वाला हमारा सेम हो गया। क्यों सेम हो गया? क्योंकि दोनों में ही CHO एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है। ये इन्होंने पूछा था कि कौन सा सेम है, हमने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आज इतना ही छोड़ते हैं बेस को। व्हाट हैपेंड टू द मेल्टिंग पॉइंट एंड solubility of the compound as molecular mass of the compound of homologous series is increase। बच्चे किसी का अगर molecular mass इंक्रीज कर देंगे तो ध्यान देना, मान लो एक एटम था, इतना सा था, मॉलिक्यूलर मास मतलब उसके पास और मोल्स आकर जुड़ रहे हैं तो मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज हो जाएगा, एटम भी कैसा हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। एटम बड़ा हो जाएगा तो क्या होगा? उसको ब्रेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एनर्जी भी ज्यादा देनी पड़ेगी। तो ध्यान रखना कि अगर मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज करेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, नेक्स्ट सॉल्युबिलिटी की बात करें तो अगर मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी जो है उसकी वो कम हो जाएगी। सॉल्युबिलिटी वो कम डिसॉल्व होगा। क्यों होगा? ये थोड़ा सा समझना कि जब हम किसी का मॉलिक्यूलर मास बढ़ा रहे हैं तो उसमें नॉन पोलर पार्ट हमारा ऐड होता जा रहा है। आप समझ लो एक कुछ पार्ट हमारा ऐसा ऐड होता जा रहा है जो वाटर से दूर रहता है ना, वाटर से दूर रहता है। तो क्या होगा? जब वाटर से दूर रहेगा तो उसकी सॉल्युबिलिटी कैसी हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो इतना छोड़ते हैं इसको, इसके बाद करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। आई होप कि इतना समझ में आ गया होगा और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से थोड़ा सा आपको आइडिया ये हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो प्लीज बहुत फोकस के साथ पेन पेपर लेके प्रैक्टिस करना शुरू हो जाओ। जितना लिखोगे उतना आएगा। मेहनत करो,
बेकार नहीं जाएगी। जो डाउट्स आते हैं उसको वहीं कमेंट में आप करिए मैसेज, मैं रिप्लाई करूँगी आपका। जो काम कर रहे हो अगर उसको भी क्लिक करके कर सकते हो कुछ या लिख सकते हो तो वहाँ पर मुझे बताओ। स्पेशली बैलेंसिंग, क्योंकि बैलेंसिंग का मुझे लगता है कि बैलेंसिंग का क्वेश्चन आता ही है, 1 नंबर का ही क्वेश्चन आएगा, लेकिन 1-1 नंबर भी हमारे लिए बहुत होता है, बट हम कांसेप्ट को क्लियर कर लें। तो थैंक यू फॉर टुडे। बस बहुत अच्छे से मेहनत कर लेना। ऑल द बेस्ट, गुड लक, टेक केयर, बाय बाय।